क्लिष्ट शास्त्रीय संगीत हाँ, की महफिलें होती हैं, बड़े आडंबर होते हैं ना मैम वहाँ पे, मतलब जैसे आप कहती अगरबत्तियाँ जलती हैं, हाथ जोड़े जाते हैं, बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ pomp and pageantry around classical music. तुमने गन्स एंड रोजेस का नाम सुना है शुभा? तो मैंने कहा हाँ सुना है। जी अरे इतनी भी अनपढ़ मैं नहीं हूँ, हाँ, मैंने हाँ, ना सुना। बिल्कुल। तो बोले आई वांट गन्स एंड रोजेस एंड अ साड़ी। अच्छा, हाँ, ये आपका ब्रीफ था? ये ठीक है, ये शांत को प्रेम दे सकता है, इज रिडिकुलस। Guns N' Roses ना सारी ब्यूटीफुल। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, अच्छा बिटिया बताओ किस घराने का नाचती हो तुम? अब बिटिया को तो कुछ थ्योरी पता ही नहीं थी, बिटिया महज 4 साल की बित्ते भर की थी। बिटिया ने कहा घराना घर, अपने घराने का नाचते हैं। सार्थक बच्चे बच्चे आते हैं, छोटे से उनके माँ बाप लेके आते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ सजेस्ट टू अस कि बच्चा कहाँ सीखे। और बच्चा अपना मुंह खोलता है और ऐसी आवाज़ निकलती है कि मेरा मन करता है मैं उसके पैर छू लूं। अब के सावन ऐसे बरसे, बह जाए रंग मेरी चुनर से, भीगे तन मन जिया न तर से, जम के बरसे जरा। फीवर 104 और ये सार्थक फ्रीक्वेंसी, और आज जो है हमारी फ्रीक्वेंसी सेट हो गई है जीनियस पे, मतलब और वो जीनियस ऐसा दैट कैरीज दैट जीनियस वेरी लाइटली ऑन हर शोल्डर्स। ये हमारा हमेशा जो ये सौभाग्य है शुभा जी कि हम आपको ऐसे मैसेज करते हैं कि शुभा जी आप आ जाइए, और आप कहती हैं हाँ कब। पर बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, नो थैंक यू, एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द कॉन्वर्सेशन। आई एम टू। एंड आपने शुरुआत में ही कह दिया आई कैरी थिंग्स वेरी लाइटली बट हैवी वेट हूँ, तो क्या करूँ? मैम वो देखिए, मतलब हैवी वेट तो आप हैं, लेकिन इट हैज नथिंग टू डू विद द फिजिकल अपीयरेंस। द वे दैट यू कैरी द जीनियस दैट यू हैव इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। और अभी जो है ना, मतलब पहली बात तो म्यूजिक की और दिल्ली की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन पहली बात जैक फ्रूट फेस्टिवल के बारे में मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। शुभा जी उसको क्यूरेट करती हैं और वहाँ पे बच्चों के साथ उनको ही, उनके टैलेंट को ही लेकर हमें दिखाती हैं कि किस तरह से क्लासिकल म्यूजिक और एंथुजियाज्म दोनों एक साथ जुड़ सकते हैं, और उसके लिए सफ़ेद चादर बिछाकर बैठने की ज़रूरत नहीं है ना? अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं है। अगरबत्ती बिल्कुल नॉर्मल ऑडिटोरियम में आप आइए, जो पहन के आना चाहें आइए, और 16 साल से कम के बच्चों को सुनिए जो कि डिसिप्लिन्ड वे में सीख रहे हैं, और जिनका टैलेंट, मतलब ऑल आई कैन से इज कि इट्स एब्सोल्युटली जॉ ड्रॉपिंग। एंड उनके गुरु, उनके गार्डियंस, हम सबको कॉन्फिडेंस में लेते हैं। उनकी इजाज़त के बगैर हम बच्चों को स्टेज पर नहीं डालते हैं। उनके स्कूल्स से हमारा संपर्क रहता है ताकि उनका जो एजुकेशन है वो किसी तरह से इम्पैक्ट ना हो। लेकिन आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटीज़ दैट हैज़ कम माय वे कि मैं अब ये तीसरा साल होगा जब मैं जैक फ्रूट क्यूरेट करूँगी। और उससे पहले बहुत एमिनेंट म्यूजिशियंस ने क्यूरेट किया। बॉम्बे जयश्री जी ने किया, जयंती जी ने किया जो बहुत बड़ी वीणा आर्टिस्ट हैं। भूमिजा ट्रस्ट बेंगलोर का है जो इसको प्रेजेंट करता है, और मुझे लगता है 7 साल हो चुके हैं। उसमें से 3 साल मुझे क्यूरेट करने का अवसर मिल रहा है। और एक से एक बच्चे, एक से एक गुरु और गार्डियंस जो अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो जिस तरह का म्यूज़िक सीखना चाहें, उनके लिए वो हर संभव अपॉर्चुनिटी उनको दें, और हमारे फेस्टिवल में भी उनको लाते हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। क्या बात है। और अगली जनरेशन को तैयार करना है, बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ये, नहीं मैम? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और इसी वजह से हम ये नहीं चाहते कि जैसे बच्चा अपने आप, आजकल तो इंस्टाग्राम का और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको बच्चों के की फुटेज मिलती रहती है, उनके पोस्ट्स मिलते रहते हैं, एक से एक आवाज़, एक से एक हुनर वाले बच्चे आपको मिलते रहते हैं। बट द आइडिया इज़ नॉट टू कॉन्टैक्ट देम विदाउट टेकिंग द गुरुज इनटू कॉन्फिडेंस, बिकॉज इट इज़ द गुरु हु नोज़ कि भाई इस बच्चे की काबिलियत क्या है। एंड विद इन दैट जो राग उन्होंने सिखाए हैं, जो ताल उन्होंने सिखाए हैं, जिस किस्म की तालीम उन्होंने दी है, उनसे कंसल्ट करके हम इन बच्चों को स्टेज पे लाते हैं। ये भी हम नहीं करते कि उनको पूरी इवनिंग दे दें जिसमें उनको प्रूव करना पड़े कि भाई हम आई कैन होल्ड एन एंटायर इवनिंग।
we try and bring them together with children from different systems, and वो स्टेज पे इकट्ठे बैठते हैं ताकि वो एक दूसरे को सुने and should take inspiration from each other rather than in becoming competitive. ऑफ कोर्स ये बहुत ज़रूरी है ना कि फर्स्ट आना किलर इंस्टिंक्ट होना बहुत ज़रूरी नहीं है, एक साथ बैठ के सुन लो। मतलब आजकल हम लोगों सोसाइटी थोड़ी बनती जा रही है ना जो सुन नहीं रही है, वेट कर रही है कि अच्छा मैं तुम बोलो फिर मैं बोलता हूँ या बोलती हूँ। पर मतलब आप भी स्टूडेंट थी और हैं, अभी भी स्टूडेंट हैं। आप माइस्ट्रो स्टूडेंट हैं नहीं नहीं, आप क्लास कैप्टन हो गई है, एडवांस्ड एडवांस लेवल पे पहुंच बहुत चुकी है। बार जो फेल हो जाए ना स्टूडेंट और उसी क्लास में रह जाए वो वाली हूँ मैं। बट मैम वो चेकऑफ ने बड़ी सुंदर बात बोली थी, तो उन्होंने ये लिखा था कि आई माइट नॉट हैव बीन अ बिग सक्सेस बट ओह द स्टोरीज दैट आई कैन टेल यू अबाउट माय लवली, फेलियर्स। यस, क्या बोला था क्या उन्होंने, है बात। ना? वो मतलब गंगा किनारे से जमुना किनारे आप आई और आपको किसी ने बचपन में पूछा था कि आप कौन से घराने से हैं? That story is very embarrassing. पर इसीलिए तो हम जानना चाह रहे हैं थोड़ी सी कहानी। मैं शायद उस वक्त 4 साल की थी जी। और मुझे बहुत लाइक अ लॉट ऑफ लिटिल गर्ल्स आई लव डांसिंग, जी। तो उसमें ये भी मिलता था कि मेरी कुछ तैयार वैयार हो के कुछ मेकअप वेकअप लगा के अपना डांस वांस करते थे, तो वो भी एक मज़ा था। तो हमने कथक सीखना शुरू किया। माई पेरेंट्स अरेंज्ड फॉर माई सिस्टर एंड मी टू स्टार्ट लर्निंग कथक। जी। तो हमारे गुरुजी उन्होंने कहा कि नहीं भाई इनको एग्ज़ाम करवाते हैं, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कराते हैं, उसमें प्रैक्टिकल भी होता है और थ्योरी भी होती है। थ्योरी में वाइवा वो से होता है, तो हमें जाना पड़ता है वहाँ पे और एग्जामिनर हमसे चीज़ें पूछता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, अच्छा बिटिया बताओ किस घराने का नाचती हो तुम? अब बिटिया को तो कुछ थ्योरी पता ही नहीं थी, बिटिया महज 4 साल की बित्ते भर की थी। बिटिया ने कहा घराना घर, अपने घराने का नाचते हैं। तो ऐसी कह क्या दिया। बात? हाँ। अब ये चीज़ सिर्फ एक बच्चा कह सकता है क्योंकि अपना घराना बनाना इतनी इम्पॉसिबल चीज़ है कि आई मीन बड़े बड़े पाथ ब्रेकर्स के भी घराने नहीं बने। उन्होंने खुद गाया, अपनी स्टाइल बनाई, लेकिन उनके घराने नहीं बन पाए। तो मैं कहाँ से 4 साल की अपना घराना बना लूंगी, लेकिन उस वक्त मैंने बड़े स्वैगर के साथ कह दिया वो। अपना है, ऐसी क्या बात है। अच्छा ढोलक रानी के बारे में भी आपने बताया था, एक बहुत ही सही कहानी सुनाई थी आपने, वो वाली सुनाओ, बहुत सही है। ढोलक रानी एक्चुअली एक किताब का नाम है जो कि फोक म्यूज़िक की एक बहुत बड़ी एक्सपर्ट हैं, विद्या बिंदु सिंह जी, उनकी किताब है। और उसमें ये गीत उन्होंने टेक्स्ट दिया हुआ है और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ढोलक आप जानते हैं कि ये एक ऐसा साज है जिसके बिना एक ज़माने में कोई भी जो सेलिब्रेशन होता था हमारे यहाँ वो नहीं हो पाता था। तो उसमें ढोलक को पर्सोनिफाई किया है एज ढोलक रानी। अच्छा। और उसमें कहा है कि ढोलक रानी मैं तुम्हें न्योता देती हूँ, मैं तुम्हें इनविटेशन देती हूँ कि तुम मेरे घर पे जब भी कोई सेलिब्रेशन हो, ब्याह हो या सोहर गाना हो, बच्चे का जन्म हो या कुछ भी हो, तो तुम्हारे बिना तो काम चलेगा नहीं। क्या बात है। तो तुम आओ ढोलक रानी, मोरे न्योते पे आयो, मेरे न्योते पे तुम मेरे घर पे आओ और मेरे साथ सेलिब्रेट करो। मैम एक बार गा के तो बनता ही है ना इसका। ये मेरी एक स्टूडेंट बहुत अच्छा गाती है, उससे सुनिएगा आप, शिवांगिनी। जी, लेकिन जी। उसको मैंने, ये सिर्फ टेक्स्ट मिला था मुझे, जी। लेकिन मैंने उसको एक धुन बांध के उसको दे दिया। हाँ ढोलक रानी नित न्योते पे आयो, ढोलक रानी मोरे न्योते पे आयो, ऐसा करके उसको क्या बना दिया बात है। मैंने। और उसके बाद फिर आपने एक तरह से क्लासिकल म्यूजिक को अपना भी बना लिया। लोग बहुत मतलब इस चीज की शायद नॉलेज कम है कि दिल्ली घराना भी एक है, जी, ग्वालियर घराना भी एक है, बहुत सारे गाने। जो मेजर घराने माने जाते हैं वो कौन से हैं मैम और कहाँ कहाँ हैं? देखिए ग्वालियर घराना, आगरा घराना, दीज आर 2 very big घरानास, and thereafter there have been many घरानास. For example, as you say, there's the Delhi घराना, there is an Hapur घराना, there is an Agra Atrauli घराना, there is an Atrauli घराना, there is a Jaipur Atrauli घराना, ओहो। there is a Banaras घराना. And so there are many as people settled, as major musicians who were teaching a lot of people, settled in various places. They took on the names of those cities and those places. बल्कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे, अनीश और मैं कुछ पढ़ रहे थे, तो एक फतेहपुर सीकरी घराना भी था। अरे अच्छा। हाँ, तो आई मीन वैसे जियोग्राफिकली आगरा और फतेहपुर सीकरी बहुत पास हैं,
But in that book, Agra is mentioned separately and Fatehpur Sikri is mentioned separately. Then there were other gharanas like Talwandi Gharana, which has now all but become, and in India we don't find any exponents of that gharana, or Betiya Gharana of Drupad, which we don't find any. तो ध्रुपद के अलग घराने थे, ख्याल के अलग अलग घराने थे, और ठुमरी की गायकी मानी गई है पूरब अंग की गायकी और या फिर पंजाब अंग की गायकी. बिल्कुल. ठुमरी की बात हुई है तो बड़ा ही अच्छा एंट्री पॉइंट मिल गया हमें, ये बोलेगा कि थोड़ी सी हो जाए. जी ठुमरी गांव या कुछ ऐसा गांव जो ठुमरी से जुड़ा हुआ जो फोक होता है ना, बिल्कुल. तो उसमें जैसे कजरी गाई जाती है, जो कि इस मौसम के लिए खास इट्स अप्रोप्रिएट फॉर दिस वेदर, क्योंकि बारिश के बारे में भी गाई जाती है, या बारिश में जो फेस्टिवल्स होते हैं उसके बारे में गाई जाती है. तो एक कजरी ऐसी है जिसमें, क्योंकि जन्माष्टमी होती है बारिश के समय में, जी. तो नंद घर बाजे हो बधैया, जन्मे कृष्ण कन्हैया ना, नंद घर बाजे हो बधैया, जन्मे कृष्ण कन्हैया ना. ऐसा कृष्ण जन्म पे ये कजरी गाई जाती है. एक तरफ ये है और एक तरफ जो वो क्लिष्ट शास्त्रीय संगीत हाँ. की महफिलें होती हैं, बड़े आडंबर होते हैं ना मैम वहाँ पे. मतलब जैसे आप कहती अगरबत्तियाँ जलती हैं, हाथ जोड़े जाते हैं, बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ pomp and pageantry around classical music. I guess around every genre, Sarthak, if you listen to, let's say, rock and pop music, there is a different kind of stage, बिल्कुल. light, shade, smoke, ये वो लेजर फेजर सब कुछ होता है, वो उसका माहौल बनाता है. और यहाँ जो शास्त्रीय संगीत होता है, तो उसमें अलग अलग सिनेरियोज होते हैं. जब प्रोसीनियम या कॉन्सर्ट जैसे ऑडिटोरियम में होता है, तब तो ये सब होता है कि भाई एक तरफ लैंप लाइटिंग होती है, फिर अगरबत्ती जलती है, फिर ये सब होता है. जी. लेकिन ऐसी भी जगहों पे क्लासिकल म्यूज़िक आज भी सुना जाता है जहाँ पे आम जनता, जिसको और कुछ काम नहीं है, मतलब वो काम करते हैं दिन भर, जी तोड़ मेहनत करते हैं, और उसके बाद शाम को वो क्लासिकल म्यूज़िक सुनने आते हैं. तो बहुत ही साधारण माहौल में जो वाली दरी होती है ना कई रंगों वाली, जो हाँ, वो लगा के हाँ, उस पे बैठ के, कोई उसमें फ्लेक्स एक बहुत पुराना सा मुचड़ा हुआ सा भी वो होता है, एकदम हाँ. वो भी लगा रहता है. मंदिरों में ये शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम होते हैं, दरगाहों पे होते हैं. तो देर आर वेरियस प्लेसेस. तो जो ये राजमटाज है वो तो केवल शहरों में बड़े बड़े स्पेसेस में हो पाता है, लेकिन ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे बहुत ही छोटी, बहुत ही हम्बल सराउंडिंग्स में ऐसे लोग सुनने आते हैं जिन्होंने एक से एक दिग्गज कलाकार को सुना है, और जो आप जो गा रहे हैं उसको डाइसेक्ट करके, एनालाइज करके आपको आपके गुरु ने कैसे गाया था वो भी बता देते हैं. इट्स लवली. ये एक बात मेरे ख्याल से दिल्ली और कोलकाता एक तरह से काफी वो हैं कि एजुकेटेड ऑडियंसेस जो हैं आके सुनती हैं, स्पेशली कोलकाता के बारे में बड़ा सुना है. महाराष्ट्र में बहुत जागरूक हैं लोग. जी. बंगाल में हैं, कर्नाटका में बहुत हैं. कर्नाटक के बहुत ऐसे कलाकार आप जानते ही हैं, हमारे बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार कर्नाटक के थे, जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी, बिल्कुल. पंडित कुमार गंधर्व जी. जी. और आज भी वहाँ बहुत बड़े गुरुजन हैं जो यंगस्टर्स को बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, और जिनमें सुनने का एक कल्चर बनाया हुआ है. तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस इन इंडिया विच हैव रियली कंट्रीब्यूटेड मेजरली टू बिल्डिंग एन ऑडियंस फॉर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. आई ऑल्सो थिंक कि आपने जो एक चीज की वो ये था कि आपने ये दिखा दिया कि इट इज पॉसिबल टू स्ट्रैडल both classical and the folk / pop realms. मतलब अब के सावन, आयो रे ढोलना, शांतनु मोहित्रा के साथ जो आपने एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, प्रदीप सरकार वाज आल्सो इन्वॉल्व. दैट वाज मतलब वो क्या ड्रीम टीम थी एकदम एक तरह से ना. बड़े आपको भिगा भी दिया था उन्होंने प्रदीप दा ने. प्रदीप दा तो कमाल थे, बस क्या बताऊं. वो बहुत ही धीमे धीमे बोलते थे, और वो मेरे घर पे आए और कहा उन्होंने कि शुभा जी ये स्टोरी बोर्ड है,
अब मुझे पता ही नहीं था कि स्टोरी बोर्ड क्या होता है। तो देखा उन्होंने ड्रॉ करके अलग अलग फ्रेम्स बनाए थे जिसमें उन्होंने सब सोचा था कि कैसे क्या दिखाएंगे, अब के सावन कैसे शूट होगा, पूरा स्टोरी बोर्ड बना हुआ था। तो मैंने उनसे कहा दादा मुझे वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप किसी और को ले लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर 10 बजे आप पहुंच जाइएगा यहाँ पे। वो हाँ हाँ कहने के बाद मुझे बताते थे कि कितने बजे पहुंचना है, कहाँ पे, सूरज कुंड में। जी। तो वो मैंने कहा दादा मुझे ना वो फरवरी में शूट हुआ था, तो मैंने कहा कि ठंड बहुत है और मुझे बहुत सारे क्लासिकल के प्रोग्राम गाने हैं, तो मैं तो बहुत डरती हूँ, मुझे सर्दी लग जाएगी। कुछ नहीं होगा, आप एक बार बस अपना हाथ ऐसे कीजिएगा, उसमें एक ड्रॉप गिरेगा और बस हो जाएगा सब, बांग्ला एक्सेंट में उन्होंने कहा। तो मैंने भी मतलब कितनी बेवकूफ़ थी मैंने सोचा हाँ हो जाएगा, और मैंने हाथ तो यूं कर दिया। पर वो जो झक्का झूम बारिश उन्होंने की है उसके बाद मैं तर पूरी तरह से। वो कह रहे अभी ठीक है एक और टेक कर लीजिए। तो पर बहुत एक्साइटिंग था ना, मतलब शांतनु मोइत्रा ने जिस तरह से म्यूजिक और आपकी आवाज को, मतलब जो दैट मोल्डिंग वाज फैंटास्टिक। बट वर यू इनिशियली हैप्पी विद द आइडिया? वो जिस तरह से आए, जिस तरह से उन्होंने इस म्यूजिक को मोल्ड किया आपके साथ, वो शुरू से ही आप खुश थी या पहले थोड़ा मतलब मनमुटाव टाइप था? So Shantanu and I actually met at a studio. लोकेश धवन का स्टूडियो था जी दिल्ली में। जी, धवन का जी। हाँ, तो उसमें मैं कुछ ख़त्म करके रिकॉर्ड करके निकल रही थी बाहर और शांतनु आ रहे थे। एंड ही सेड हाय शुभा, आई वांट टू कम टू योर प्लेस, आई वाज थिंकिंग ऑफ डूइंग एन एल्बम, उसमें मैं कुछ गाने बनाऊंगा, तो विल यू सिंग दोज? आई सेड लेट्स डू वन सॉन्ग, देख लेते हैं कैसा। You might not want to work beyond that one demo song. जी तो मिलके बात कर लेते हैं। शांतनु ने कहा ठीक है। कुछ दिनों बाद उनका फ़ोन आया और बोले मैं आ जाऊँ? मैं कहा आइए। वो गिटार लेके घर पे पहुँचे और उन्होंने मुझे एक धुन सुनाई। जी डा 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 डा। यार तुम लिख दो ना इसके कुछ वर्ड्स। अरे मैं लिरिसिस्ट थोड़ी ना हूँ। बोले कुछ लिख दो ना अपना, जैसे तुम ठुमरी उमरी में गाती हो ना वैसे कुछ लिख दो। है मैं ठुमरी के लिरिक्स थोड़ा ना लिखती हूँ, कुछ लिखो यार, डेमो तो बन जाए। तो मैं भी देखिए कितनी मतलब दुस्साहस मेरा देखिए। पिया पिया बोले पिहारे, ये मैंने लिख दिया। 2-3 लाइनें लिख दी और वो हमने डेमो बना दिया। उसके बाद ये डेमो लेके शांतनु पहुँचे अतुल चूड़ामणि के पास। अतुल का फोन आता है, there's a young man sitting outside with a demo of yours. You want to do a whole album with him? I said, if you give him, you commission him for an album, I'll do it. So that's how we started working on Ab Ke Sawan. So actually, Dere Dere was the first song which we worked on as a demo, जिसमें मैंने कुछ उटपटांग लिरिक्स लिख के डेमो बनाया था। बात है मैम, वो that is actually, I think, an underrated classic. I think a lot more people need to know about Dere Dere Dore, because जिस तरह से वो उसमें जो म्यूजिकल रोलर कोस्टर है ना, वो बहुत ही स्वीट। हम गाएंगे। डेरे डेरे डोलूं बावरिया रे, जाने सजना है कौन नगरिया रे, एक झलक तेरी मिल जाए, ये पलक मेरी लग जाए, जिया को मेरे थोड़ा चैन आए रे, खनका दे आके तू केवड़िया रे, खनका दे आके तू केवड़िया रे, ढेरे ढेरे डोलूं बावरिया रे, जाने सजना है कौन नगरिया रे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब अब मज़ा बहुत आता होगा ना? लेकिन बहुत मज़ा आया उस एल्बम को रिकॉर्ड करने में। और धुन बनती थी, फिर वर्ड्स लिखे जाते थे, फिर वर्ड्स मेरे सामने रखे जाते थे, उनको कैसे मैं गाऊंगी, किस तरह से गाऊंगी, कैसे फाइंडिंग योर ओन कंफर्ट लेवल विद द कॉम्पोजिशन, ये सब कुछ हुआ। और एक गाना था जो मुझे शांतनु ने नहीं सुनाया। अच्छा। और वो था अब के सावन। सारे गाने तैयार हो गए, अच्छा, उनकी रिहर्सल हो गई, वो रिकॉर्ड हो गई, ये गाना नहीं हुआ। और ये शांतनु कहे यार पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं। अच्छा। अरे भाई सुनाओगे नहीं तो कैसे पसंद आएगा या बुरा लगेगा? बिल्कुल। तो हम लोग स्पेक्ट्रल हार्मनी स्टूडियो में थे बम्बई में, वहीं बैठ के ये सब बातें हो रही थी।
सारे सारे गाने डब हो चुके थे, सिर्फ ये बचा था। तो शांतनु मुझे कहता है कि तुमने गन्स एंड रोजेस का नाम सुना है शुभा? तो मैंने कहा हाँ सुना है। जी अरे इतनी भी अनपढ़ मैं नहीं हूँ, हाँ मैंने हाँ ना सुना हो। बिल्कुल। तो बोले आई वॉन्ट गन्स एंड रोजेस एंड अ साड़ी। अच्छा हाँ ये आपका ब्रीफ था। ये ब्रीफ है, ये शांतनु ब्रीफ दे सकता है, इज रिडिकुलस। Guns N' Roses ना सारी ब्यूटीफुल, हाँ बहुत ही सही। तो मैंने कहा "अरे, मुझे ये सब नहीं पता, गन्स एंड रोजेस एंड अ साड़ी गाना दो। हाँ तो गाना बजने लगा तो मैं वर्ड्स देख के उनको प्लेस करने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने कहा ये थोड़ा ऊंचा लग रहा है मुझे, जिस की पे तुमने रिकॉर्ड किया है, तो एक बार ट्राई करती हूँ, अगर मुझे बहुत दिक्कत हुई ना तो तुम इसे फिर से रिकॉर्ड करके वो करना। एंड आई डिडंट रियलाइज कि वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं बीच बीच में हंस भी रही हूँ उसमें, उस गाने में, और अपना एक इट वाज अ केयरफ्री kind of a rendition, because I thought it's not being recorded. राइट। But Shantanu said, हो गया है, we won't record again. ओहो कैंडिड टेक। Candid take हो क्या गया वो। बात और मैं उसमें मतलब I was giggling also in between the music and all that, जी कि यार ये बहुत ऊंचा है यार, मैंने तो इसको करके गा दिया। Guns N' Roses हाँ, हो गया हाँ। बिल्कुल। तो and he said ठीक है, बस ये हो गया। तो that was up के सावन। And now, of course, you're working with some of the finest musicians, in the industry. और आप उनको अब के सावन भी गवा रही हैं और पूरे नए ऑडियंसेस, मतलब ये थोड़ा सा जनरेशनल शिफ्ट हुआ है, लेकिन ये गाना जो है ये एकदम वो वहीं का वहीं रहा है। मैं उतनी ही जोर से गाता हूँ जितना अभी जो 20 साल 22 साल के बच्चे जो आपको सुनने आते हैं वो भी उतने ही जोर से। जब आपने पहली बार उसको ऐसे सुना था, आपको लगा था दैट दिस सॉन्ग हैज लॉन्जेविटी? Nee, I really can't predict because I don't understand public taste as such. But I knew it was a fun song. I knew it was made very with a lot of love, and I knew that we had a lot of fun working on it. Although मुझे video is an area of discomfort for me, but even the video was great fun. This one video, and I'm so happy that I got the chance to work with Pradeep Da, despite my major reluctance. Sure. But I think it's that candid, fun part of this song that really perhaps appealed to a lot of people. There was a carefree quality about it that made it work. And that is why my respect personally for you, has gone, has only grown, because एक तरफ I had the privilege, of course, of interviewing you for this series जो हमने की थी about rebel music. That was wonderful. What a series that was. बहुत बहुत ज़बरदस्त, मतलब वो आइडिया था कि प्रोटेस्ट म्यूजिक के ऊपर हमने किया था, और मतलब द ब्रेड्थ ऑफ योर नॉलेज, एक तरफ आप अब के सावन और दूसरी तरफ आपने हमें वो गांधी जी वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें ही हैड गॉन टू मीट कॉर्टिजन्स। Yes. वो जो है वो जिसको कोठा कहा जाता है, वहाँ गए थे और उन्होंने बोला था कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल। So he didn't really go to a kotha, but he addressed एड्रेस a meeting of courtesans. जी एंड उनको उन्होंने कहा कि भाई आप लोग पब्लिक फिगर्स हैं, आप लोगों के बीच में गाते हैं, तो आप भी तो कुछ कीजिए स्वतंत्रता के लिए. पुट इन अ सॉन्ग ऑफ प्रोटेस्ट एंड सिंग दैट इन योर पब्लिक कॉन्सर्ट्स. और वो लिखा भी गया था, आपने वो एक गाना गाया भी था। वो अमृतलाल नागर जी जो बहुत बड़े ऑथर और लिटरेचर के बहुत बड़े नाम हैं, उनकी किताब एक लिखी थी उन्होंने, कॉल्ड ये कोठे वालियाँ. उसमें उन्होंने ये इंसिडेंट बताया है और विद्याधरी बाई के बारे में बताया है कि उन्होंने बात की थी कि भाई आप वो कुछ गाना आपको याद है क्या. तो उन्होंने कहा कि अब तो मेरी बहुत उम्र हो गई है, मुझे याद नहीं है. बाद में उन्होंने एक इंग्लैंड लेटर फॉर्म पे शायद उनको वो लिख के भेजा, और वो गाना था जिसका टेक्स्ट हमारे पास था, पर उसे हमने रिक्रिएट किया. अनीश ने, मेरे पति ने, उन्होंने इसकी धुन बनाई, और वो गाना ऐसा था, चुन चुन के फूल ले लो, चुन चुन के फूल ले लो, अरमान रह न जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए, ये हिंद का बगीचा
गुलजार रह न जाए। मतलब जितना तुम लूटना चाहो अंग्रेज़ों, हमें लूट लो, पर हमारे पास ऐसी वेल्थ है कि हमारा बगीचा कभी ऐसा नहीं होगा कि उसमें फूल ना हो। फूल ना हो, बिल्कुल, और उसकी खुशबू अभी तक अभी तक है। है ना? और यही है जो फाइनली योर व्यूज ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर्ट हैज, क्योंकि आप उसको बहुत सीरियसली निभाती हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आर्ट हैज, कभी कभी एट ग्रेट पर्सनल रिस्क एज वेल। मुझे पता है कि थ्रेट्स आए हैं लेकिन आपके कंधे कभी ऐसे झुकते हुए नहीं दिखते इस बारे में, तो इट बी ग्रेट टू एंड दिस ऑन दैट नोट। Well, I mean, look, when you're a student of music and arts are supposed to transcend many boundaries, that isn't that what we are told? एब्सोल्युटली। And if you want to believe that, and if you do believe that, then how can you sit on, let's say, on stage and think that you are better than others, or that you deserve something more than the others do? So I think art really teaches you that be consider yourself fortunate to have the gift of this in your life. And I think if you're a student of music, you have to be a good listener. And if you are a good listener, then you will hear many, many stories, many, many sounds, which teach you many, many lessons. And so I think it becomes easier if you're a student of music. जी। And if you're not trained, I'm very fortunate that my upbringing at home, amongst my gurus, everyone taught me this, that you have to be respectful towards everyone who is, whether it's a listener, whether it's somebody speaking to you, whether it is somebody younger than you, they all have their strengths and they all have their limitations just as you do. And so I think if you're a good listener, you hear that lesson and you work on it. एब्सोल्युटली। और वही है ना मैम कि आर्ट जो है, संगीत जो है या It's पेंटिंग very जो है, humbling. वो आपको हम्बल होना सिखा देती है। सार्थक बच्चे आते हैं, छोटे से उनके माँ बाप लेके आते हैं और कहते हैं कि प्लीज सजेस्ट टू अस कि बच्चा कहाँ सीखे। और बच्चा अपना मुंह खोलता है और ऐसी आवाज निकलती है कि मेरा मन करता है मैं उसके पैर छू लूं। मुझे 2 गाने सुनने हैं आपसे जाने से पहले। 2 सुनूंगा मैं गाने। एक तो मतलब अब के सावन तो हम बिना सुने तो जाएंगे नहीं, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले आप इब्ने इंशा का एक गाना गाती है जो अभी भी इतना रेलेवेंट है। मेरे ख्याल से एक बार वो अगर सुनाया जाए और अगर लोग उसको ध्यान से सुन लें तो बहुत ज़रूरी होगा। क्या वो गाएंगे हमारे लिए? इब्ने इंशा साहब कहते हैं कि कुछ कहने का वक्त नहीं है, कुछ न कहो खामोश रहो, ए लोगों खामोश रहो, हाय लोगों खामोश रहो, ओ कुछ कहने का वक्त नहीं है। अभी भी रेलेवेंट है। हाँ, बिल्कुल। एकदम। खैर वो तो रेलेवेंस आप देखिएगा, हम आपको छोड़ के जा रहे हैं आपके सावन के साथ, क्योंकि वो जो एक किकर है ना मैम एंड में, मतलब एक बार जाने से पहले वो तो एक हो ही जाए। अब के सावन ऐसे बरसे, बह जाए रंग मेरी चुनर से, भीगे तन मन जिया न तर से, जम के बरसे जरा रुत सावन की, घटा सावन की, घटा सावन की, ऐसे जम के बरसे। क्या बात है। ये सावन बन के आपका जीनियस हम पे ऐसी बरसता रहे और हम आपके चरणों में बैठ के यही गाने सुनते रहे, बस मतलब टाइम रुक जाए थोड़ा सा। बट ओल्ड फादर टाइम मस्ट मूव ऑन, सो मस्ट बी। अगर आपको कुछ बोलना है सार्थक फ्रॉम रेडियो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप बोलिए। शुभा जी, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनफ नहीं है, तो हम बस कहेंगे थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन, और हमेशा हमें एक ऐसी सीख दे के जाना जो हमें सोचने में मजबूर करती है। और
अभी अब की दुनिया ऐसी है जहाँ सोचने में मजबूर होना बहुत ज़रूरी है. So thank you for being that person. My thanks to you for giving me this opportunity. शुभा मुद्गल, लेडीज एंड जेंटलमैन. अगर आपने सुना हो, अगर आपने कुछ सुना हो, तो उसको ज़रा सोचिएगा ज़रूर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.